मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके सामने रिमोट रखा है। इसके बाद यूसीसी की जो नियमावली है उसका विमोचन होना है, बुकलेट का। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि उसको मंच पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य गणमान्य जन हमारे माननीय मंत्री महोदय मौजूद हैं, उनको सौंपें। तो चलिए मिलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाएं और देश हित में अपनी भागीदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.ucc.uk.gov.in। हम उत्तराखंड कहलाते हैं। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड बना न्याय की नई पहचान। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर उत्तराखंड बना देश का अभिमान। नमन करें उस धरती को जहाँ देव रमण को आते हैं। इतिहास बनाते हर दिन हम नित मार्ग नया दिखाते हैं। अरे राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण को तत्पर हम उत्तराखंड कहलाते हैं। हम उत्तराखंड कहलाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ किया जाए। आपसे निवेदन है यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ करने का कष्ट करें रिमोट के माध्यम से। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। हमारे मीडिया के मित्र मुझे बीच में, मैं दिल्ली के चुनाव में था तो वहां मुझसे मिलने आए थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है। अब मैं थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप लोगों के साथ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों को तो लिखना पढ़ना होता है और सब बनाना होता है, वो फेस तो हम ही लोगों को करना होता है, जवाब हमको ही देना होता है। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी, अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है
उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात भी आती है कि साहब क्यों सादाब शमसी जी, बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन सभी धर्मों में एक चीज ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर सभी धर्मों में पति पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात समान अधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में कोई दिक्कत है? इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन रिलेशनशिप आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों एवं माता पिता को भी समान अधिकार प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय को देखते हुए युवक और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही लिव इन के दौरान जन्मे बच्चों को भी उस युगल का बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समान समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ ही इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा।